Hello, good morning, my dear students. I hope you all are doing well. And this is our fourth lecture. In the last lecture, I taught you I, we, you, they. And today I will teach you about he, she, it, and Mr. Jack. How to talk with he, she, it, and Mr. Jack. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सर आई, वी, यू, दे के साथ कैसे बातें करते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा ही, शी, इट और मिस्टर जैक के साथ कैसे बातें करते हैं। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वो प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट में कैसे बातें करते हैं, वहां पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट्स डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तो पता है कि हमें इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये जो सब्जेक्ट्स है, ये जो डूअर्स है, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमें डू का यूज करना है। ही, शी, इट और मिस्टर जैक या किसी भी पर्सन का नाम है, हमने यहाँ पे मिस्टर जैक लिखा है, आप किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हो जिसके साथ भी आपको बात करनी होगी। हमने यहाँ पे मिस्टर जैक का नाम लिखा है। आज हमें ही, शी, इट और मिस्टर जैक के साथ कैसे बातें करते हैं ये मैं आपको इस लेक्चर में समझा दूंगा। अभी आप मेरे सामने बैठे हो, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैं तो आपको जानता हूं, मैं तो इनको नहीं जानता हूं, मैं इनको नहीं जानता हूं। आप मेरे को कह रहे हैं कि इनको अपनी कंपनी में रखो, आप कह रहे सर इनको ना अपनी कंपनी में रखो। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या ये इंग्लिश बोलता है? तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? प्रश्न। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वेश्चन आस्क। जब हम लोग किसी को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन आस्क। अब हमें क्या करना है, आज हमें इनके साथ बात करनी, ही के साथ। तो मैंने क्या लिया यहाँ से डज, और मुझे ही के साथ बात करनी। इन द लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको बताया, जब हमें यू आपके साथ बात करनी थी तो मैंने यहाँ पे डू का यूज किया। आज हमें ही के साथ बात करनी तो हमें डज का यूज करना है। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा? डज ही स्पीक इंग्लिश? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि क्या वो इंग्लिश बोलता है। कब? प्रेजेंट की बात करें, क्योंकि ये जो डू डज कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट के बारे में। डज ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश बोलता है? अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या वो इंग्लिश पढ़ाता है? डज ही टीच इंग्लिश? जैसे आपने मेरे को पूछा कि इनको अपनी कंपनी में रखो, अब मैंने आपसे पूछा कि क्या ये इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? अगर ये इंग्लिश बोलता है, अगर ये इंग्लिश बोलता है तो आप कहोगे हाँ सर वो इंग्लिश बोलता है। अगर नहीं बोलता है तो आप कहोगे सर वो इंग्लिश नहीं बोलता है। अगर हम लोग किसी से, जब भी हम लोग किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं। अगर वो यस कहता है दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। इफ ही सेज नो एंड दैट्स कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। डज ही स्पीक इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश बोलता है? अगर वो इंग्लिश बोलता होगा तो वो आप कहोगे ही स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक्स इंग्लिश। And if it's a negative sentence, आप कहोगे he doesn't, or we can say he does not speak English. वो इंग्लिश नहीं बोलता है। वो इंग्लिश बोलता है, he speaks English, he doesn't speak English। ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना पड़ता है। ये मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा कि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा कैसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। इस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का एक ही यूज है पूरे इंग्लिश में। जब हम लोग ही, शी, इट, मिस्टर जैक के साथ पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट में, तो वहां पे हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना पड़ता है। बट जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है, या अगर हम क्वेश्चन आस्क सेंटेंस बनाते हैं वहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। ओनली फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस, मैं यहां पे नोट करके लिखूंगा, ओनली फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस, ओनली फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस यूज V5। हमें क्या करना है? फिफ्थ फॉर्म का यूज। ये मैं आज आपको बताऊंगा कैसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाते। यहां तक क्लियर होगी चीजें? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा, वो इंग्लिश पढ़ाता है? ही टीच इंग्लिश, वहां पे एस का प्रयोग करना, ही टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। अच्छा, वो क्रिकेट खेलता है? ही प्लेज क्रिकेट, वहां पे एस का यूज करना, ही प्लेज क्रिकेट। बट फॉर द नेगेटिव सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे ही डजंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। क्लियर हो गई तीनों सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन आस्क। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नेगेटिव। जब हम लोग नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन नेगेटिव। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है? क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है? जब आपने कहा कि इनको जॉब पे रख लो तो ये इंग्लिश में बात ही नहीं करे, तो मैं रेस्पॉन्स कर रहा हूं, क्या ये इंग्लिश नहीं बोलता है? क्योंकि आपको पता है इंग्लिश कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे इंग्लिश की बहुत जरूरी है। जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तब तक आपका कोई काम नहीं यहाँ पे। तो मैं अब आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलते? एंड यू नो दिस थिंग, क्वेश्चन नेगेटिव, इट्स फॉर द बॉडी लैंग्वेज।
It's for the expression. If we want to show the expression at that time, we use this sentence that's called question negative. जब हमें बॉडी लैंग्वेज, बॉडी एक्सप्रेशन दिखाने होते हैं, वहां पे हमें क्वेश्चन नेगेटिव का यूज करना पड़ता है. जैसे हम लोग, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है? Doesn't he speak English? Then we talk about doesn't he speak English? Doesn't he speak English? क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है? That's called question negative. अच्छा, क्या वो लड़ाई नहीं करता है? Doesn't he fight? क्या वो सिगरेट नहीं पीता है? Doesn't he smoke? जैसे आपने मेरी कंप्लेंट की, सर ना आप लड़ाई करते हो यहाँ पे वहां पे, मैं कह रहा क्या आप लड़ाई नहीं, क्या वो लड़ाई नहीं करता है? Doesn't he fight? That's called question negative. Then we talk about the reason asked. If we want to know the reason of anything, that's called reason asked. जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं, उसको कहते हैं reason asked. मैं पूछूंगा वो इंग्लिश क्यों बोलता है? वो इंग्लिश क्यों बोलता है? Why does he speak English? Why does he speak English? वो इंग्लिश क्यों बोलता है? And that's called reason ask. जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना, जैसे मैं आपसे पूछूंगा वो लड़ाई क्यों करता है? ये जो आपका दोस्त है ना, ये जो आपका दोस्त अजय है, why does he fight? वो लड़ाई क्यों करता है? आप कहोगे सर उसकी यही प्रॉब्लम है, वो लड़ाई करता रहता है. मैं कहूंगा आपसे वो क्रिकेट क्यों खेलता है? why does he play cricket? आप कहोगे सर उनको अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना, या उनकी हॉबी है ये, या उनको इंटरनेशनल खेलना है. तो आप अपना रीजन बताओगे, उसको कहते हैं रीजन आस्क. Then after that we have a last sentence that's called reason negative. जब हम लोग किसी चीज का नेगेटिव में रीजन पूछते हैं, वजह जानना चाहते हैं, उसको रीजन नेगेटिव कहते हैं. वो इंग्लिश क्यों नहीं बोलता है? अगर ये इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है तो आपसे पूछते, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो इंग्लिश क्यों नहीं बोलता है. आप लड़ाई करते हो, मैं आपसे पूछता हूँ वो लड़ाई क्यों नहीं करता है? Why doesn't he speak English? Why doesn't he speak English? वो इंग्लिश क्यों नहीं बोलता है? Now this is a concept. ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग he, she, it और मिस्टर जय के साथ कैसे बातें करते हैं. बट डिफरेंस एक ही है कि जब हम लोग इनके साथ पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब हम लोग आई, वी, यू, दे के साथ पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है. बट जब हम लोग ही, शी, इट और मिस्टर जय के साथ पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, वहां पे हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना पड़ता है. ये मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, ये बनती कैसे है. और इसका एक ही यूज है पूरी इंग्लिश में. जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस ही, शी, इट और मिस्टर जय के साथ बनाते हैं, वहां पे हमें इसका यूज करना पड़ता है. यहां तक क्लियर होगी? कोई डाउट तो नहीं है आप तक? चलो नोट इट डाउन. देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू हाउ टू मेक द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब मैं आपको बताऊंगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनता है. अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं. जो भी वर्ड, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है. अब हम कहेंगे वर्ड्स एंड्स विथ, जिस वर्ड के पीछे, जिस शब्द के पीछे ओ आ गया, एक्स आ गया, सी एच, एस एच, जी या डबल एस होगा, उसके पीछे हमें ई एस का यूज करना पड़ता है. कोई सा भी वर्ड, कोई सा भी शब्द जिसके पीछे ओ, एक्स, सी एच, एस एच, जी, डबल एस आ गया, तो हमें ई एस का यूज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि गो, ये जो गो है इसके लास्ट पे क्या आ गया? ओ हमारे साथ है ना यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा, गोस. तो ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. हमें यहाँ पे किसी वर्ड के पीछे, किसी शब्द के पीछे अगर ओ आ गया, एक्स आ गया, सी एच, एस एच, जी या डबल एस आ गया, तो हमें इस शब्द के पीछे ई एस का प्रयोग करना पड़ता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए. जैसे वी टॉक अबाउट द वॉश, द वर्ड एंड्स विथ एस एच, वर्ड के पीछे एस एच आ गया, तो क्या होगा? वॉश, WASHES, वॉश. जैसे वी टॉक अबाउट टीच, लास्ट पे क्या आ गया? सी एच है ना हमारे पास यहाँ पे, तो क्या करोगे? टीच, CHES, टीच. तो वहां पे हमें ES का यूज करना पड़ता है. अब मान के चलो कि ये वाले लेटर नहीं आए, अब ये वाले लेटर नहीं होगा, कुछ और होगा इन लेटर्स को छोड़कर, तो हम कहेंगे रेस्ट ऑफ द लेटर्स, रेस्ट ऑफ लेटर्स. अगर इन लेटर्स को छोड़कर कोई और लेटर आ गया तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लास्ट पे ओनली एस का प्रयोग करना पड़ेगा. जैसे वी टॉक अबाउट स्लीप, स्लीप के पीछे क्या आ गया? पी हमारे साथ नहीं है यहाँ पे पी का वर्ड नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
ओनली एस का यूज करना पड़ेगा, स्लीप्स, SLEEPS, स्लीप्स, और ये बन गई हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्लियर होगी यहाँ तक चीजें? चलो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद मैं दूसरा रूल बताऊंगा। जस्ट इन दो की वजह से हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। द फर्स्ट थिंग इज यही वाला, अगर किसी वर्ड के पीछे ये सारे लेटर आ गए तो हमें ES का प्रयोग करना पड़ता है। अगर इन लेटर्स को छोड़कर कोई और लेटर आ गए तो हमें ओनली S का यूज करना पड़ता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने। इसको नोट डाउन करो। अब ये तो एक वाला रूल हो गया, ये तो एक हो गया कि कैसे मैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाना पड़ता है। द सेकंड थिंग इज, अगर किसी वर्ड के पीछे लास्ट में वाई आ गया, अगर इससे पहले वॉवेल्स होगा, यानी कि अगर इस वर्ड से पहले ए आ गया, E, I, O, U आ गया, अगर किसी वर्ड के लास्ट पे, एंड पे वाई आ गया और वाई से पहले A, E, I, O, U, इन 5 लेटर्स में से कोई सा भी लेटर आया तो हमें कुछ नहीं करना, इसके पीछे S का यूज करना पड़ता है। जैसे कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इज PLAY, प्ले। इसकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाओगे? PLAYS, प्लीज। लास्ट पे वाई आ गया और वाई से पहले ए आ गया, और ए हमारे पास है यहाँ पे, क्योंकि ए वोवेल है इसलिए हमें एस का प्रयोग करना पड़ता। अब मान के चलो कि लास्ट पे वाई आ गया, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ गया, यानी कि ये AEIOU को छोड़कर इसके अलावा कितने बचते? 21 लेटर्स। अगर 21 लेटर्स आ गए, यानी कोई सा भी लेटर आ गए, 21 लेटर्स, ये तो 5 हो गया, 5 + 21 = 26। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें y के बदले I लिखना होता, तो फिर पीछे से ES लगाना पड़ता है। अगर किसी के वर्ड के पीछे y आ गया और y से पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो हमें I का प्रयोग करना पड़ेगा, y के बदले I लिखना है, फिर उसके बाद ES का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूंगा आपको WORRY, वोरी। इसकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी? जैसे लास्ट में y है तो y से पहले क्या है? R क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कैसे बनाओगे इसको? WORRIES, वोरीज। क्लियर हो गई चीज? ये दो वे है जिनके थ्रू हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। एक क्या है? एक है जो मैंने आपको बताया कि वो सारे लेटर्स OXCH आ गए तो ES का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं होगा तो S का यूज करना पड़ेगा। द सेकेंड थिंग इज, अगर किसी वर्ड के पीछे Y आ गया और Y से पहले अगर वोवेल आ गए तो हमें S का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो हमें Y के बदले I लिखना है, फिर उसके बाद ES का प्रयोग करना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया वर्ब की फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब्स की फॉर्म्स कैसे बनती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, उनका यूज कैसे होगा। क्योंकि आपने देखा कि ये जो हमारा प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है हमें। इसी तरह सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहां पे यूज करना पड़ता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद जो हम अपलोड करेंगे लेक्चर वो होगा प्रैक्टिस सेशन। ये जो हमने प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इसको प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, ये मैं आपको उसके बाद लेक्चर में बताऊंगा। क्लियर होगी ये चीजें? चलो ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल, थैंक यू।